पूछ लो पूछ लो। सर ये पिछले मतलब मैं वो पिछले वाले वीडियोस वगैरह देख रही थी। तो हम्म। एक तो मतलब दो तीन डाउट है। एक तो जब सेवेंथ हाउस में राहु होता है तो आपने हम्म। पेट्स ना मतलब कोई भी पेट्स नहीं रखना चाहिए बोला था। करेक्ट। मोस्ट पॉसिबली डॉग्स। तो किस वजह से बोला था, कोई लॉजिक है उसके मतलब? लाल किताब में ना मना किया गया है कि राहु जब भी सेवेंथ हाउस में होता है ना तो क्या होता है देखो। हम्म। आ, केतु, डॉग रिप्रेजेंट करता है केतु को, ठीक है। ओके सर। तो राहु की ना दिली तमन्ना है कि वो केतु से जाके मिल जाए, क्योंकि ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं। ठीक ओके। है, तो जब भी आप कुत्ता पालोगे ना तो क्या होगा, वो या तो आपके लाइफ पार्टनर को हटा देगा आपसे, यानी उतना फिर रिलेशन में मजा नहीं आएगा आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ, या तो फिर आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। इसीलिए यही एक पोजीशन ऐसी है जिसमें कुत्ता नहीं पालना चाहिए, जब राहु खाली सेवन। कुत्ता? खाली हाँ। कुत्ता बाकी मतलब बर्ड्स वर्ड्स वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, बट अवॉइड करो, कुत्ते के लिए बोला गया है लाल किताब में, बट अभी क्या है, पालतू जानवर ही हो गया ना सब, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। और कुछ और पूछना तो था। आज का फिर क्लास स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को लेके हम बात करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? कोई नोट डाउन कर रहा है, कुछ कर रहा है, मत करो, मत करो। सर वो वाला वो रेजिंग ऑफ द हैंड वो डिसाइड कर लेते हैं ना सर, वो बार बार ये डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए था। वो मैं पिछले वाले वीडियोस देख रही थी तो बहुत अच्छा फ्लो आ रहा था और बीच में वो कट जाता था। मैंने वो कर दिया है। ओके। मैंने म्यूट कर ही दिया है सबको। किसी को जरूरत हो तो ही वो अनम्यूट करना, अदरवाइज फिर क्या प्रॉब्लम होगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस लॉर्ड। ठीक है। अभी इमेज ले लेते हैं एक। ठीक है। फिफ्थ हाउस यानी आपका ये वाला घर। फिफ्थ हाउस किस किस चीज को दिखाता है? सबसे पहले आपकी कॉन्शियसनेस, यानी आप अपनी लाइफ में पूर्व जन्म से क्या लेके आए हो, आपका जो लास्ट बर्थ था। ठीक है। फिफ्थ हाउस उस चीज को दिखाता है। अपना जो धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण कौन सा है? धर्म त्रिकोण फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ऐसा करके जो ट्रायंग बनता है इसी को धर्म त्रिकोण बोलते हैं। ये कुंडली के ना बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस है। तो जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस सबसे पहले तो आपकी कॉन्शियसनेस, जो हमने बात कर ली कि आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हो। दूसरा आपके संतान के बारे में बताता है, चाइल्ड। अगर किसी को जानना है चाइल्ड रिलेटेड चीजें तो वो फिफ्थ हाउस स्टडी करेगा। आपके लव अफेयर्स,
लव अफेयर्स तो चलो एक अलग चीज है, जो आज की डेट में लोग समझते हैं वो नहीं है। यानी फिफ्थ हाउस जो है ना वो प्रेम का है, जो सनातन प्रेम होता है, ठीक है, उसका है फिफ्थ हाउस। अभी मान लो इस कुंडली के अंदर मैं बात करूं, तो इस कुंडली में ना ये जो फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि बनी है, 11 नंबर। ये राशि ना सेटन की है, शनि। ये तो तुला लग्न की बात हो गई। बट अगर आपके फिफ्थ हाउस में मान लो कोई 5 नंबर की साइन बनी है, तो उसका मालिक कौन होगा, सन। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपका जो फिफ्थ हाउस है ना उसको आपको अच्छे से रखने के लिए ना सूर्य देव से प्यार करना पड़ेगा, यानी टोटल डिवोशन। जैसे बोलते हैं ना, उसके बारे उनके बारे में फिर ना वो नहीं सोचना है कि कोई लॉजिक नहीं लगाना है। मान लो ये जो राशि पड़ी है ना, ये राशि फिफ्थ हाउस में जो राशि पड़ी होती है ये वाली, ये आपके ना इष्ट देव है। इससे रिलेटेड जो होगा वो इष्ट देव है, ठीक है। तो इनके जो डाइटी होते हैं उनको हमें प्यार करना है, तब जाके हमारा फिफ्थ हाउस मजबूत होगा, ठीक है, तब जाके हमारा फिफ्थ हाउस मजबूत होगा। आवाज आ रही है ना सबको, एक बार मुझे बता दो। यस सर, आ रही है। ठीक है। और वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो भी दिख रहा है ना। यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर। मैंने आपके लिए ना नई सिस्टम लेके आया हूँ, इसीलिए थोड़ा इजी लगे ना, वो बोर्ड वगैरह वो ठीक है, बट मैंने सोचा एक बार इससे करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है, आपके संतान के बारे में बताता है। लव अफेयर्स यानी जो प्रेम है वो बताता है। कॉन्शियसनेस, आप अपनी चेतना में यानी लास्ट बर्थ से क्या लेके आए हो। दूसरा ये हाउस है क्रिएटिविटी का, क्रिएटिविटी। स्पेक्यूलेशन की सब सारी चीजें, स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस ना बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण में आता है। जैसी आपकी कॉन्शियसनेस होगी, आपकी चेतना होगी, उस हिसाब से ना आपके रिलेशन चलेंगे, आपके व्यवहार चलेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अभी फिफ्थ हाउस को लेके और एक बात मैं बताता हूँ आपको, जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिकोड करता है आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार है उनको। तो अभी मान लो कुंडली के अंदर ना ये अपना फर्स्ट हाउस अपना व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी यानी आप खुद हो, ठीक है। थर्ड हाउस कुंडली का ये वाला हाउस, यहाँ से हम किसको देखते हैं, सिबलिंग्स, हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं छोटे भाई बहन। यहाँ से मदर देखते हैं, फोर्थ हाउस से माता को देखते हैं। सेवेंथ हाउस से लाइफ पार्टनर। बराबर। नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं फादर को, हमारे टीचर गुरु जितने भी उनको देखते हैं। 11th हाउस से आपके रिश्तेदार यानी जो आपका सोशल सर्कल है उसको देखा जाता है। बाकी बहुत कई मित्र। सारी चीजें हैं, बीच में मत बोलना। कई और सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे सिक्स हाउस से हम मामा को देखते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम सेकेंड हाउस में फैमिली को देखते हैं। सबसे पहला प्रिडिक्शन तो फिफ्थ हाउस को लेके ये बनता है कि जो भी लॉर्ड आके इधर बैठेगा, ठीक है, जो भी लॉर्ड आके इधर बैठेगा उसका इस जन्म का नाता नहीं है, जन्मों जन्म का नाता है। आप कुछ कार्मिक डेट लेके आए हो। मान लो आपका थर्ड हाउस लॉर्ड फिफ्थ में जाके बैठ गया है, यहाँ पे थर्ड हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, 9 नंबर है, जुपिटर यहाँ पे बैठा है। अभी आपको क्या करना है ना, आपको आपके जो छोटे भाई है उनके प्रति अपना कर्म निभाना है, क्योंकि ये आज का रिलेशन नहीं है, ये पूर्व जन्म से आप लेके आए हो ये रिलेशन। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड यहाँ पे बैठ जाए, फोर्थ हाउस लॉर्ड 10 नंबर, सेटन, सेटन फिफ्थ हाउस में आ जाए फोर्थ हाउस लॉर्ड बन के, तो मान लो कि आपकी माता के प्रति ना आपके कर्म कुछ पेंडिंग है जिसको आपको सही करना है। उसी हिसाब से सेवेंथ हाउस लॉर्ड 1 नंबर,
मार्स यहाँ बैठ जाए, मंगल, तो क्या होगा? आपको आपके लाइफ पार्टनर के प्रति सही रहना है, उनके प्रति आपका रिलेशन सही रखना है, तब जाके आपका फिफ्थ हाउस मजबूत होगा। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन समझ लो कि जो भी हाउस लॉर्ड जाके फिफ्थ हाउस में बैठेगा ना, वहां की ड्यूटी निभानी आपके पेंडिंग है। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा ना ये वरुण आईफोन, दीपक आईफोन, आप स्क्रीन शेयर मैंने किया है उस पे मत लेके आओ, आपका कर्सर प्रॉब्लम होती है वो समझने में लोगों को। ठीक है, दिख रहा है तो आप साइड में हो जाओ एक बार। अभी एक एक करके सारा प्रिडिक्शन लेते जाते हैं। पहला जो मेजर चीज फिफ्थ हाउस को लेके वो मैंने आपको बता दी कि फिफ्थ हाउस में जो भी हाउस लॉर्ड जाके बैठेगा ना, समझ लो वहां पे कर्म कुछ पेंडिंग है, और इस जन्म का वो नाता नहीं है, वो जन्मों जन्म का नाता है, जो आप अपने होरोस्कोप से देख सकते हो। दूसरी चीज, ये आपके इष्ट देव है, यानी यहाँ पे 11 नंबर है, तो इनके जो डाइटी यानी प्लेनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न को हम जोड़ते हैं काल भैरव। ठीक है, शिव जी, हनुमान जी भी आप ले सकते हो। इनकी ना भक्ति वंदना आपको करनी है। अगर दूसरा फिफ्थ हाउस इसका भी है, मंत्र साधन, आप जो मंत्र चैंटिंग करते हो, काफी सारे लोग कुछ मंत्र होते हैं वो डेली बेसिस पे करते हैं, आपको इसके मंत्र करने चाहिए। यहाँ पे जो साइन बनी है उनके जो डाइटी है ना, उनके मंत्र करने चाहिए, ये लाइफ में आपको ना बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत हेल्प इस इन्हीं डाइटी के मंत्र से आपकी होगी। अभी आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब कभी भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ में आके बैठ जाए, यहाँ पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड 7 नंबर वीनस हो रहा है, वीनस यहाँ पे आके बैठ जाए, सबसे पहला प्रिडिक्शन तो ये है कि देखो फर्स्ट हाउस ना पर्सनालिटी है, तो ना आपके पास कोई ऐसी कला है जो आपको सीखनी नहीं पड़ी, आप ना इनबिल्ट वो नेचर लेके आए हो, इनबिल्ट आर्ट, आपके पास कोई इनबिल्ट आर्ट है जिसके लिए ना आपको कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं, बस इसको ना पहचानने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा आर्ट है जो आप लेके आए हो लास्ट बर्थ से। कई होते हैं ना ऐसे लोग जो छोटे 5-6 साल के होते हैं बट म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति आपको क्रिएटिव मिलेगा, ये इसके नेचर में ही है, क्रिएटिविटी खुद खुद के भरी है इसके नेचर में। ये ना फर्स्ट हाउस है केंद्र का हाउस, फिफ्थ हाउस है त्रिकोण का हाउस। तो जब कभी भी केंद्र का कोई भी लॉर्ड त्रिकोण में जाके बैठता है ना, तो ये क्या फॉर्म करता है? राजयोग। तो जब कभी भी फिफ्थ हाउस की दशा चलेगी या फर्स्ट हाउस की दशा चलेगी, इस व्यक्ति को ना भर भर के सुख मिलेगा। ये सबसे अच्छा और उत्तम राजयोग है। और जब भी फर्स्ट एंड फिफ्थ का कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं से भी संबंध बनता है, रिलेशन, ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना बहुत विवेकशील होगा, उसको ना पता है कि क्या उसको करना है, यानी क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए उसको ना किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ना कोई गुरु करने की जरूरत है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हाउस के बारे में। अभी सेकेंड हाउस को ले लेते हैं। सेकेंड हाउस का मालिक कौन बन रहा है? यहाँ पे मार्स, मंगल आपका यहाँ पे बैठ जाए, मार्स। आप जो पैसा कमा रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि आपके हार्डवर्क से आप कमा रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर जब कोई भी सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, फिफ्थ हाउस है लास्ट बर्थ, जो आपने कर्म किए है उस चीज को दिखाता है।
और जब सेकेंड हाउस यहाँ पे बैठ जाता है ना, ये क्या फॉर्म करता है, पराशर जी ने क्या बोला है, इसको धनयोग। ठीक है। तो क्या है कि अपना लास्ट बर्थ से ही वेल्थ एक्यूमुलेट करके आए। ये आपके ना इस जन्म की कोई मेहनत नहीं है। कभी होता है ना, इंसान को ये लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत तो नहीं की कि मेरा इतना अच्छा टाइम जाए। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ फिफ्थ हाउस दशा। क्योंकि ये दशा आपको वो चीज देगी जो आप अपने पोटली, यानी अपने पिटारे में बंध के लाए हो लास्ट बर्थ में। तो जब कभी भी सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है ना, ये इंसान को वो पैसा देता है जिसके लिए उसने मेहनत नहीं की, ये इसके लास्ट बर्थ का पैसा है। इसीलिए पराशर जी ने इसको धनयोग बोला है, क्योंकि क्या है ना, वेल्थ का लॉर्ड उसके कर्म जो उसने पिछले जन्म में किए वहां पे आके बैठ गया। तो ये सीधा सीधा ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने लास्ट बर्थ में बहुत अच्छे काम किए थे। इसीलिए सेकंड और फिफ्थ का कनेक्शन बन रहा है। ठीक है। अभी थर्ड हाउस लॉर्ड को लेके बात करेंगे कि थर्ड हाउस अगर फिफ्थ में आ जाए तो क्या है। थर्ड हाउस यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? जुपिटर। वैसे भी जुपिटर ना बहुत अच्छा होता है फिफ्थ हाउस के अंदर। ये व्यक्ति बहुत डिसेंट होते हैं। और बीइंग इन थर्ड हाउस, तो पहला तो ये है कि उसके जो सिबलिंग्स है ना, उसके साथ उसको बहुत अच्छे से पेश आना है। जितना ये अपने सिबलिंग्स को अच्छे से रखेगा, इसका फिफ्थ हाउस मजबूत होता जाएगा। दूसरा, ये व्यक्ति ना, फिफ्थ हाउस ना एक और चीज है जो हम बताना भूल गए। सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? इमेंस जॉय। आपको खुशी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? ठीक है। तो जो भी हाउस लॉर्ड जाके फिफ्थ हाउस में बैठेगा ना, वो बताएगा कि खुशियां कहाँ छुपी है। जब भी थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में जाता है ना, एक तो इस व्यक्ति को अपने सिबलिंग्स के साथ जब होगा, उसको बहुत आनंद मिलेगा। दूसरा, ये जितना शॉर्ट ट्रैवल करेगा, इसकी खुशी दुगनी हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की। ऑनलाइन जुड़ के कोई भी काम करेगा, इसको फुल तृप्ति मिलेगी, फुल एंटरटेनमेंट। फोर्थ लॉर्ड जब फिफ्थ में आता है, अनदर राजयोग, केंद्र त्रिकोण फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि फोर्थ हाउस किसका है? केंद्र का हाउस है। फिफ्थ हाउस त्रिकोण का है। ये कौन सा हाउस है? हैप्पीनेस, यानी आपका जो सुख भाव है वो है। उसका स्वामी जाके फिफ्थ में बैठ गया, यानी इमेंस जॉय और हैप्पीनेस एक दूसरे से कनेक्शन बना के बैठे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोग है। ये जब फॉर्म होता है, व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी है ना, प्रॉपर्टी। तो ये व्यक्ति जितनी प्रॉपर्टी परचेज करेगा, इतना उसको सुख मिलता जाएगा। और होगा ही होगा, जब फोर्थ फिफ्थ की दशा आएगी ना इसकी, होगा ही होगा। एक सेकंड। ठीक है। बहुत अच्छा है पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ, सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ। थर्ड लॉर्ड में थोड़ा कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, अरे सॉरी, फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, ये वाला, ये फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, ये जाके अगर फिफ्थ में बैठते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। सिक्स्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ये ना थोड़ा ट्रिकी है। अगर अभी सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि ये व्यक्ति जितनी सेवा करेगा ना, सेवा के काम से उसको इमेंस जॉय।
यानी खूब आनंदित रहेगा, ये उसको तृप्ति होगी, जितनी सेवा करेगा उतनी तृप्ति होगी। और ऐसे व्यक्ति को सेवा करनी ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, जब कभी भी ये व्यक्ति देखेगा किसी को आगे बढ़ते हुए, यानी उसकी लाइफ में ग्रोथ करते हुए, किसी और व्यक्ति को देखेगा, ये ना बहुत जेलेस फील करेगा। क्योंकि सिक्स हाउस किस चीज का है, यहाँ से हम कंपटीशन देखते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी सिक्स लॉर्ड फिफ्थ में जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या बहुत होती है। क्योंकि एक तो अपने से 12वें में चला गया वो, सिक्स हाउस से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिफ्थ हाउस उसके 12वें में आता है। दूसरा, जब कभी भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है उनकी लाइफ में, तो इसको ना जेलेसी फील होती है, बहुत जेलेस फील करता है, इसके तन बदन में आग लगती है। इसीलिए सेवा इसको करनी चाहिए। ये व्यक्ति जितनी सेवा करेगा उतना आनंदित रहेगा। दूसरा, नहीं तो क्या होगा, जब इसके बच्चे होंगे ना, चाइल्ड बर्थ यहाँ पे होगा, बच्चों की खुशी इसको नहीं मिलेगी। बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, एनिमी जैसा। सिक्स्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस में, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, चिल्ड्रन। सिक्स्थ हाउस है एनिमी का। कनेक्ट करना पड़ेगा आपको हाउसेस के जो एट्रीब्यूट्स है। ये ट्रिकी है, जब सिक्स्थ बैठ जाए फिफ्थ में, ट्वेल्थ बैठ जाए, आते हैं उसके ऊपर भी आते हैं धीरे धीरे, फिर सबके क्वेश्चन लेंगे, सबके क्वेश्चन लेंगे। अभी सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आते हैं। यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड बन रहा है मार्स। सबसे पहले तो देखो, ये मैरिज का हाउस है। इसका स्वामी कहाँ जाके बैठ गया है, फिफ्थ हाउस में। यानी ये किसका हाउस है, लव अफेयर्स। ऐसे व्यक्ति का ना लव मैरिज होगा। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, सर लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, ये दो हाउसेस को देखो, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस। ठीक है, जब आप इनको देखोगे, इनका अगर कहीं कनेक्शन बन रहा है, तो 80% पॉसिबिलिटी इस चीज की हो जाती है, लव मैरिज की। 8th हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। 8th हाउस किस चीज का है, पीड़ा, दुख, दर्द। फिफ्थ हाउस संतान। अगर ये व्यक्ति इस हाउस को यूटिलाइज नहीं करेगा, इसके बच्चों से उसको ये चीज मिलने वाली, वो 100% अकाट्य सत्य है। जिसका भी एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठता है, अनलेस एंड अनटिल ये व्यक्ति एट्थ हाउस की एक्टिविटी करे। एट्थ हाउस की एक्टिविटी में क्या क्या चीज आएगी, यहाँ पे अकल्ट, ये व्यक्ति अकल्ट का कोई काम करे, यानी ज्योतिष पढ़े या ज्योतिष पढ़ाए। मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो भी है, बढ़िया है। इंजीनियरिंग लाइन में है, तो भी बहुत अच्छी बात है। यानी मोटा मोटा जो एट्थ हाउस की हम एक्टिविटी प्रोफेशन देखते हैं, वो इस व्यक्ति को करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, जब ये व्यक्ति ये काम करेगा, उसको यहाँ पे अपने संतान से हैप्पीनेस मिलेगी। अगर नहीं करेगा तो ये वाली चीज उसको प्राप्त होगी। दूसरा एक प्रिडिक्शन ना बहुत अच्छा है, एट्थ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। अगर आप किसी का एट्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ में देखो ना,
आंख बंद करके उसको बोल दो अगर पढ़ रहा है तो, उसका सीधा सीधा ये आप ना गाइड कर दो कि भाई तुम्हें ना ये एर्थ लॉर्ड यानी वीनस यहाँ पे बैठा है, उसको बोलो कि टेक्निकल फील्ड में काम स्टार्ट कर दे, टेक्निकल की पढ़ाई स्टार्ट कर दे। लर्निंग भी देखते हैं ना, फिफ्थ हाउस से पढ़ाई भी देखते हैं। ये व्यक्ति ना सबसे बढ़िया टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई कर सकता है, उसकी लर्निंग, क्योंकि क्या है ना, ये जो हाउस है वो डीप एनालिसिस का है, जहाँ पे आपको रिसर्च की जरूरत है। रिसर्च इंसान करता है ना, वो एट्थ हाउस से देखा जाता है। और जो टेक्निकल फील्ड होती है ना, उसमें बहुत रिसर्च आप देखोगे करनी पड़ती है व्यक्ति को। तो जब भी ये दो कनेक्शन बन रहा है, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में जाके बैठे या फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में जाके बैठे, इसको बोलो कि भाई तुम टेक्निकल स्टडी स्टार्ट कर दो, टेक्निकल रिलेटेड जो भी चीजें है काम है वो स्टार्ट कर दो। नंबर वन ये व्यक्ति काम करेगा उसमें। नहीं तो क्या होगा ना, ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति, हम बोलते हैं ना डिप्रेशन, उसका शिकार हो सकता है, या तो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन। पूछ सकते हो, बट अभी मैं बोलूंगा उसके बाद आप पूछना, ठीक है, बीच में, क्योंकि क्या ना फिर नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। आप क्वेश्चंस लिख के रखो, बाद में आप पूछ सकते हो आराम से। रितेश जी, तो एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ, मैंने बता दिया आपको लर्निंग क्या करनी है। और इसके लिए तो मस्ट ही है कि भाई वो करे एट्थ हाउस की एक्टिविटी। ये सबसे बढ़िया पोजीशन है जब नाइन्थ लॉर्ड जाके बैठता है फिफ्थ हाउस में। यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड बन रहा है मर्क्यूरी। इसको जीवन में सारी चीज मिलेगी, एवरीथिंग। कोई ऐसी चीज नहीं है जो छूट जाएगी इसकी, इसको ना लाइफ की हर एक चीज मिलेगी, इसको सिर्फ करना एक ही है, गुड टीचर, एक अच्छा सा गुरु ढूंढ ले, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी चेतना के अंदर गुरु लेके बैठा है। सिर्फ उसको ना ट्रिगर करने की जरूरत है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड किस चीज का है, गुरु का है। गुरु जाके कहाँ बैठा है, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस मैंने क्या बताया, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो है। दूसरा, यहाँ से आप गिनोगे ना, तो ये नौवे से नौवा है, यानी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। भगवत भवम के नियम से भी देखे ना तो नौवे से नौवा है, यानी अगर यहाँ से हम फिफ्थ हाउस से लर्निंग देखते हैं ना, यहाँ से हम हायर लर्निंग देखते हैं। किसी के भी चार्ट के अंदर ये पोजीशन अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति बड़ा नसीबदार है, भाग्यशाली, क्योंकि उसकी चेतना को भी पता है राइचियसनेस क्या है। क्योंकि ऑलरेडी जो राइचियसनेस का हाउस है, नाइन्थ हाउस, ठीक है, वो उसकी चेतना में जाके बैठा है, कॉन्शियसनेस में। इसको ज्यादा ना एफर्ट लगाने नहीं पड़ेंगे धर्म अधर्म समझने के लिए, ये इसके लिए तो अच्छा है। बट अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके घर में किसी के चार्ट में है ना, तो आपके पूरी परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है, जब नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठता है तो। इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा खुशी इसके पिता के साथ मिलेगी, जब इसके फादर के साथ ही रहेगा। अब आ जाते हैं टेंथ हाउस। टेंथ हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, सीधा सीधा इंडिकेशन है पास्ट लाइफ के कर्मा पेंडिंग है आपके, जो आपको इस जन्म में सही करना है। जो कर्मों की पोटली आप लेके आए हो ना, पब्लिक में जो आपका स्टेटस होना चाहिए, वो पिछली लाइफ में अधूरा रह गया है, उसको सही करना है। इसीलिए टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में मिला है। वैसे है तो ये राजयोगी, क्योंकि केंद्र हाउसिस बैठ गया त्रिकोण के हाउस में। बट ये इंडिकेशन तो यही दे रहा है कि आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मा पेंडिंग है, जो आपको खत्म करना है। इलेवेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ में बैठता है, इस सोसाइटी के लिए कुछ काम है जो पेंडिंग है आपका।
ठीक है। दूसरा ना, आपके जितने भी रिश्तेदार है ना, आपसे गेंस लेके जाएंगे। यहाँ पे ना आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, तभी जाके आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। वैसे है तो ये राजयोगी, जब सेकेंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, इलेवेंथ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का कहीं कनेक्शन बनता है, युति बनता है, तो इसको धनयोग बोला गया है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेटेरियलिस्टिक वे में सोच रहे हो तो इलेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में है, यानी आप अपनी बुद्धि से आपको लाभ प्राप्त होंगे। फिफ्थ हाउस से इंटेलिजेंस भी देखते हैं ना, तो आपके जीवन में जितने भी लाभ होने वाले हैं ना, गेन्स, वो होंगे फिफ्थ हाउस से, यानी अपनी इंटेलिजेंस से। दूसरे, आपके जितने भी रिश्तेदार है, बड़े भाई है, उन सबको ना आपसे फायदा होगा। तीसरा प्रिडिक्शन ये भी है कि ये व्यक्ति को सोसाइटी के साथ ही मजा आएगा, अपने भाइयों के साथ मजा आएगा, उसको खुशी प्राप्त होगी, इमेंस जॉय। कहाँ आपकी खुशी छुपी है, वो ये फिफ्थ हाउस में बैठा लॉर्ड बताएगा कि वो किस हाउस का लॉर्ड है। अभी सबसे डेंजरस पोजीशन जो लोग समझते हैं आज की डेट में, उसकी बात करते हैं। 12th हाउस लॉर्ड कौन है यहाँ पे? मर्क्यूरी। वैसे यहाँ पे कंसिडर इसको करना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड भी वही बन रहा है, बट मान लो यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड नहीं बन रहा है। जब 12th लॉर्ड फिफ्थ में बैठता है ना, शास्त्र में ये कहा गया है कि संतान से कष्ट, आपको कष्ट मिलेगा अपनी संतान से। क्यों कष्ट मिलेगा? 12th हाउस है, वो लॉसिस दिखाता है, जीवन के जो लॉसिस होने वाले हैं, आपके जो व्यय होने वाले वो दिखाता है, आपके डिसअपॉइंटमेंट्स, लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिलेगी वो कहाँ से देखते हैं? 12th हाउस से। वो जाके बैठ गया फिफ्थ हाउस में, जो आपके हैप्पीनेस का हाउस है, यानी इमेंस जॉय। ठीक है। चिल्ड्रन का हाउस है, चाइल्ड, चिल्ड्रन। शास्त्र में यही लिखा है कि संतान से कष्ट मिलेगा, बट आज के जमाने में किसको कष्ट नहीं संतान से? जिसको संतान नहीं है उसको भी कष्ट है, जिसको संतान है उसको भी कष्ट है। तो ये समझने की बात है कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे ना एक ही चीज आपको करनी है, इसकी रेमेडी एक ही है। क्या रेमेडी है पता है? जब 12th लॉर्ड फिफ्थ में बैठे, ये उसकी सबसे बड़ी रेमेडी है, तभी जाके आपको सुख मिलेगा। किससे सुख मिलेगा? अपने बच्चों से। आपने जब एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, आपके बच्चों से आपको सुख मिलेगा। जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे, बच्चे आपको दुख देंगे। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन वो भी है कि आपका जो बच्चा है, चाइल्ड, गो टू अब्रॉड, ठीक है, फॉर लर्निंग। आपका बच्चा विदेश जा सकता है पढ़ाई करने के लिए, बट अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो 12th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में मैं 11th लॉर्ड फिफ्थ हाउस से ज्यादा उसको कंसीडर करूंगा। रीजन बीइंग कि ये ना व्यक्ति को, देखो, ये जो चीज है ना, फिफ्थ हाउस क्या कोट करता है? आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। ठीक है, यानी इंटेलिजेंस, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं, बुद्धि। 12th हाउस सिर्फ लॉसिस और उसका नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो ये व्यक्ति को ना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देता है, इससे बढ़िया कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हो, आपको ऐसा विवेक मिलता है, आध्यात्मिक। और ये ऐसी चीज है ना, ये आपके पास से कोई छीन नहीं सकता।
एक बार 11th लॉर्ड 5th वाले के पास जो भी उसने इकट्ठा किया होगा, वेल्थ से लेके जो भी चीज, वो सारी डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट ये जो कनेक्शन है ना 12th और 5th का, यहाँ पे व्यक्ति को वो चीज मिलेगी जो उसके पास से कोई ले नहीं सकता। आप किस तरीके से ये चीजें समझते हो आपके ऊपर है। बाकी 12th लॉर्ड इन 5th मेरे नजरे में बुरा नहीं है, सबसे अच्छी पोजीशन है। इसका अगर मैं क्रक्स बताऊं मोटा मोटा, तो देखो पहला तो यही, राज्यों के टाइम में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट मैं बता देता हूँ। जब फर्स्ट लॉर्ड, यानी आपका फर्स्ट लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, ठीक है, इतने हाउसेस के लॉर्ड, और ये सेकंड, देखो सेकंड को तो बाद में लेते हैं, क्योंकि राजयोग एक चीज है, धनयोग एक चीज है। तो केंद्र के ये चार हाउसेस है, और त्रिकोण का ये एक हाउस है, 9th हाउस। फर्स्ट हाउस भी त्रिकोण में है और केंद्र में, दोनों में आता है। और ये 5th हाउस, ठीक है। तो इनके लॉर्ड जब 5th हाउस में जाके बैठते हैं ना, ये व्यक्ति को राजयोग देते हैं, यानी कम मेहनत और पैसा ज्यादा, सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, जो भी सोचोगे तुरंत हो जाएगा। तो ये राजयोग की एक श्रेणी है। और जब कभी भी सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, यानी सेकेंड और 11th, सेकेंड लॉर्ड 5th में बैठे, 11th लॉर्ड 5th में बैठे, इसको पराशर जी ने बोला है धन योग, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है कि धन की प्राप्ति होगी, धन मिलेगा। बट यहाँ पे जो आपको धन और लाभ जो मिलने वाले, लाभ यानी गेन्स, वो आपके मेहनत के नहीं है, ये पूर्व जन्म, यानी लास्ट बर्थ में जो आप करके आए हो ना अच्छी चीज, उसके बेसिस के ऊपर मिल रहा है। तो ये सोचने की गलती मत कर देना कि मेरी मेहनत की वजह से मेरे को ये चीज मिल रही है, तो उसका क्रेडिट लेने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसका रिजल्ट हमें मिल रहा है, इस बर्थ में अच्छे कर्म करेंगे उसका रिजल्ट हमें आगे जाके मिलेगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जो भी हाउसेस है, जैसे ये 4th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, तो माता के साथ आपका पूर्व से कनेक्शन है, इस जन्म की माता नहीं है, ये लास्ट बर्थ में भी कुछ आपके साथ इनका ऋणानुबंध है जो आपको फिनिश करना है। 7th हाउस में वाइफ के साथ है। 10th हाउस में आपका जो कर्म स्थान है, यहाँ पे ना पिता को भी देखते हैं, 9 से भी देखते हैं, 10 से भी देखते हैं, उसका लॉजिक है, मैं समझाऊंगा बाद में जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सिबलिंग्स है 3rd हाउस में। 8th हाउस में देखा जाए तो आपका ससुराल है। 6th हाउस में जो माता के घर के साइड होते हैं, ठीक है, यानी मामा मामी, जो भी आप बोलते हो, अंकल आंट, वो देखा जाता है। यहाँ आपसे आपके ब्रदर, बिग ब्रदर 11th हाउस से, ये आपकी फैमिली का हाउस है, 2nd हाउस। ये तो आपका खुद का ही है, आपको आपके प्रति आपके जो कर्म है वो फिनिश करना है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल 5th हाउस। 5th हाउस की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। सर वृश्चिक लग्न में थर्ड और फोर्थ का स्वामी फिफ्थ में बैठा है, तो दोनों क्या हाउस की करना है इसका? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रेमेडी करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मतलब दोनों हाउस की रेमेडी करना पड़ेगी अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो। दोनों हाउस की रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर साथ में राहु फिफ्थ में बैठा है शनि के, फिर फोर्थ हाउस लॉर्ड शनि के साथ तो। हम्म अभी देखो मैं ना आपको हाउसेस के ट्रेड समझा रहा हूँ, ठीक है, खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ, खुद समझो क्या हो सकता है, क्या कंडीशन बन रही है, और अभी उसकी दशा भी चल रही है कि नहीं चल रही। ऐसा हो कि कोई और प्लेनेट अपने को पीट रहा हो, हम रेमेडी किसी और प्लेनेट की करते जा रहे हैं।
ठीक है। नहीं, शनि की दशा चल रही है हम्म। और साथ में राहु भी है, तो वो एक योग बनता है ना, भूत पिशाच कौन सा। हाँ बट वो योग छोड़ दो, आप ना ब्लाइंड पीपल को सर्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो हैंडीकैप पीपल है ना उनको सर्व करना, उनकी सेवा करना स्टार्ट कर दो, ये योग आपको बहुत अच्छे से फलित होगा, शनि राहु ठीक। वाला। ठीक है। जी। ठीक। ओके सर, थैंक और गोपाल सर। बताओ। बोलो। सर, फोर्थ सिक्स और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठे हो तो तीनों। फोर्थ सिक्स। बट अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको सारे हाउसेस सिखा रहा हूँ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ क्या, यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं होता। फोर्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है तो वो भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, यानी फोर्थ के जो एट्रीब्यूट है, समझे जी। आप, इस सुख का स्वामी उसमें तो सिक्स का बैठा है और नाइन्थ का बैठा है, नाइन्थ का बोला ना, फोर्थ नाइन्थ सिक्स, हाँ तो जी, हाँ अभी जी। आपको ना सिक्स यानी सेवा करो, बाकी दो हाउसेस का तो अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। सिक्स का फिफ्थ में मैंने क्या बताया आपको, सेवा करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सेवा करोगे तो अच्छा हो जाएगा। सर फिफ्थ हाउस फर्स्ट चाइल्ड का होता है या सारे किड्स का होता है? फर्स्ट चाइल्ड का होता है। उसके बाद भवत भावम करके एक एक चाइल्ड का करेंगे, है ना? हम्म। हर एक ज्योतिष में ना अलग अलग है, बट देखो फिफ्थ हाउस है ना, वो फर्स्ट चाइल्ड, सेवंथ हाउस सेकंड चाइल्ड, नाइन्थ हाउस थर्ड चाइल्ड, इलेवंथ हाउस फोर्थ चाइल्ड, फिर देखो ही मत, फिर तो क्या करेंगे देख के, चार बच्चे तो हो गए, दो दो घर आगे जाओ। तो अगर ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो ये जो आपने बोला था ना, जो कष्ट मिलेगा ये सब, वो हम्म। फर्स्ट चाइल्ड को रिलेट करके होगा, क्या हाँ हम फर्स्ट ऐसे चाइल्ड। समझ सकते हैं? फर्स्ट चाइल्ड। ओके। उसकी रेमेडी क्या होगी, अपने बच्चों से ना मंदिर में डोनेशन करवाओ, यानी जब आप बच्चे को लेके मंदिर जा रहे हो तो उसको बोलो कि बेटा ले 10 रुपये मंदिर में डाल दे। ठीक है, सिंपल। ओके। तो क्या होगा ना, उसका व्यय कहाँ हुआ, मंदिर में हुआ, टेम्पल में हुआ, तो उसकी जो बुद्धि है ना वहां पे खर्च होगी, यानी उसकी जो व्यय हुआ अच्छी जगह पे हुआ, तो वो जो मिलने वाला है कष्ट अभी नहीं मिलेगा, सिंपल है। ओके। ठीक है। और पूछो पूछो। अभी कौन वो जो नए स्टूडेंट थे अपने, रितेश जी पूछने वाला थे क्वेश्चन उनका। वैसे अभी जो मैंने आप लोगों को ये समझाया करके, वो पूरा शो हो रहा था ना प्रॉपर वे में? हाँ जी सर। यस सर। हो रहा था। अच्छा बस से हो। वही है, क्योंकि क्या है ना वो, हाँ सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाँ रितेश जी, उसके लिए ना आपको आगे की क्लासेस देखने पड़ेंगे। उसमें ना सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कुंडली के 12 घर है, तो 12 घर में हर एक घर क्या चीज हमें दिखाता है। उसके बाद हमें वो समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्लेनेट किस राशि का मालिक है, उसके ऊपर से आप ये डिकोड करोगे कि भाई ये राशि का मालिक यहाँ जाके बैठा है, तो उसको हाउस लॉर्ड बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ना कुंडली तुला लग्न की, तो 7 नंबर पहले घर में आता है, वो घर तो पहला ही होगा, वहां जो नंबर लिखे हैं ना वो राशि नंबर लिखे होते हैं, वो राशि नंबर हर एक के चार्ट में डिफरेंट होते हैं, बट जो हाउसेस होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। सिंपल वे में अभी मैं बता देता हूँ एक बार और। यहाँ पे ना समझा देता हूँ थोड़ा आपको। और जितने भी लोग नए हैं ना, आप एक बार पुराने क्लासेस वो चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्या है तभी आपको ना समझ में आएगी चीजें प्रॉपर वे में। ठीक है, अभी मैं ना अभी सिंपल वे में आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो ये ना मैं यहाँ पे रोमन में लिखता हूँ।
ये जो मैंने नंबर लिखे ना वो रोमन में लिखे है, यानी कुंडली हमेशा ये जो, भाई बीच में मत करो, कोई कुछ कर रहा है प्लीज। ये ना, ये ऑलवेज कुंडली का आपका फर्स्ट हाउस होता है, यहाँ से आप अपने फर्स्ट हाउस को देखते हो, फिर कुंडली एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। यहाँ पे ना एक से लेके 12 कोई भी नंबर हो सकता है, आपकी कुंडली में अलग हो सकता है, किसी और की कुंडली में अलग हो सकता है, ठीक है। बट कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घर फिक्स रहता है, पहला घर यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ ही आएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसा करके 12 घर कंप्लीट होते हैं। और हर एक घर में ना हर एक हाउस के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर संतान का देखना है आपको तो फिफ्थ हाउस चेक करना पड़ेगा, वहां कौन सी राशि बनी है, कौन प्लेनेट आके बैठा है, ठीक है। उस हिसाब से सारा प्रिडिक्शन होता है। अगर खुद के बारे में देखना है तो आपको फर्स्ट हाउस देखना पड़ेगा, आपका स्वभाव कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है। नाइन्थ हाउस से आप अपने धर्म, भाग्य, गुरु, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, सीख सकते हो, देख सकते हो। बट ये ना जैसे जैसे क्लासेस जाएंगे आपको पता चल जाएगा। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से जो नए हैं, एक बार ना रिकॉर्डिंग देखते जाए, क्योंकि वीक में 2 क्लास होंगे, बीच के दिनों में ना आप दो दो क्लास देखते जाओ, और उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ समझना है तो आप मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 12 नंबर कोई भी राशि हो सकती है। अभी राशि के मालिक भी मैं आपको बता देता हूँ तो थोड़ा ही आसानी हो जाएगी। जैसे 1 और 8 नंबर, यानी मेष और वृश्चिक का स्वामी होता है मार्स। 2 और 7, यानी वृषभ और तुला का स्वामी होता है वीनस। 3 और 6, मिथुन एंड कन्या, उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी। फिर आता है अपना 4 नंबर, कर्क राशि, चंद्रमा की है, सूर्य चंद्र को एक ही की राशि मिले। 5 नंबर है सन की, ठीक है, लियो साइन। फिर 9 और 12, ये देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर इनका स्वामी है। 10 और 11, ये है सैटर्न, ठीक है। तो ये राशियों के मालिक है, ये जो है ना वो राशियों के मालिक है, ठीक है। मान लो यहाँ पे अभी जो हम हाउस लॉर्ड की बात कर रहे थे ना, उसके ऊपर मैं बता देता हूँ आपको कि उसको कैसे देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक राशि, कोई भी राशि नंबर होगा, मान लो यहाँ पे पहले घर में 3 नंबर राशि है, ठीक है। तो 3 नंबर का मालिक कौन होगा, यहाँ पे देखो कौन है, मर्क्यूरी, ये फिक्स ही होता है। तो मर्क्यूरी पूरे चार्ट में कहाँ बैठा है वो देखना है। लेट सपोज मर्क्यूरी यहाँ बैठा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि जो फर्स्ट हाउस का स्वामी है ना लॉर्ड, वो जाके बैठा है 7th हाउस में। ऐसे कुंडली को देखते हैं। मान लो यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि 3 के बाद 4 ही आएगा, राशि नंबर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 4 नंबर का मालिक हो गया चंद्रमा, वो बैठ गया यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन 5th हाउस। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा अभी। इस हिसाब से आपको कुंडली को देखना है, ठीक है। और बताओ। सर एक क्वेश्चन था। पूछिए। जैसे हमने अभी बात किया 12th लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस का, तो सेम रिजल्ट फिर फिफ्थ हाउस का, फिफ्थ आउट लॉर्ड इन 12th हाउस होगा सेम? करेक्ट, इसमें तो ना सर, दो तीन हाँ। प्रिडिक्शन बनते हैं, सुनो। एक तो जब 12th और 5th का कनेक्शन बन रहा है ना, तो 5th क्या है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है। 12th क्या है, स्पिरिचुअलिटी। तो एक चीज पक्की है कि ये दो हाउसेस कहीं से अफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, तो ये व्यक्ति की बुद्धि है ना आध्यात्मिक होगी। यानी धर्म, धार्मिक अधार्मिक की बात नहीं है, बट इसके अंदर वो सेंस होगा जो धर्म से भी ऊपर है, जो अध्यात्म को समझने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए ना, वो इस इंसान के अंदर होगी। दूसरा, 5th हाउस से हम बच्चा देखते हैं, 12th हाउस से विदेश देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है, क्यों जाएगा, 5th हाउस से लर्निंग भी देखते हैं, पढ़ाई करने के लिए। ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ना आइसोलेशन में भी रह सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि 5th हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से आइसोलेशन देखते हैं। तो ज्यादातर ये व्यक्ति पसंद करेगा कि मैं आइसोलेट रहूं, इसकी कॉन्शियसनेस में ही आइसोलेशन आ जाएगा। अच्छा, तो सर ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल कोई भी हाउसेस हो,
सेकेंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड इन सेकेंड, तो ये सर जब भी हम लोग एक एक देखेंगे तो वो रिस्पेक्टिवली वो सेम ही ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट आएगा ना? नहीं, ये क्या होगा ना, मैं बताता हूँ आपको। ये चीज कब देखने है? जैसे कोई आपके पास चार्ट लेके आया, ठीक है, सबसे हम्म पहले ना कुंडली मत देखो, सबसे पहले हम्म कौन सी दशा चल रही वो देखो। और जो दशा चल रही है ना, वो प्लेनेट को साइड कर दो। फिर उस प्लेनेट के ऊपर वर्किंग करो कि भाई वो जो प्लेनेट, यानी मान लो किसी की शुक्र की महादशा चल रही है, ठीक है, तो वीनस सबसे पहले ये देखो किस घर में जाके बैठा है, ठीक है, हम्म वीनस किस घर में जाके बैठा है। और दूसरा फिर ये देखो कि वो किसका हाउस लॉर्ड है, कुंडली के अंदर कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। ऐसे प्लेनेट वाइज जब दशा हो ना, दशा के टाइम में वो प्लेनेट एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं देखो फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में, ट्वेल्थ लॉर्ड इलेवंथ में, तो सारा उसका उस हिसाब से मिलेगा उसको। जब दशा हम्म चलेगी ना, उस हिसाब से वो व्यक्ति का नेचर भी चेंज होगा। इसीलिए नहीं हम कहते कि हर 5 साल में यार ये व्यक्ति चेंज हो जाता है, क्यों ऐसा होता है? उसकी दशा चेंज हो गई, प्लेनेट चेंज हो गया। तो जैसे ही प्लेनेट की दशा आएगी, सबसे पहले वो प्लेनेट अपने सिग्निफिकेशंस को एक्टिवेट करेगा। कैसे करेगा? बुध की दशा आएगी, वो पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर देगा। जुपिटर की दशा आएगी, वो व्यक्ति धर्म करना स्टार्ट कर देगा, या ऐसे लोगों से मिलना स्टार्ट कर देगा जो लोग धार्मिक है। वीनस की दशा आएगी तो उसको ना अट्रैक्शन पसंद आएगा, वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा। तो प्लेनेट जब भी आता है दशा लगे, उसके कारक तत्वों को सबसे पहले उजागर करता है। और हमें वही चेक करना है कि वो प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है और किस हाउस का लॉर्ड है। अच्छी कंडीशन बन रही तो दशा अच्छी जाएगी, बुरी कंडीशन बन रही तो थोड़ी चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए फिर रेमेडी करनी है। ओके सर, अंडरस्टूड। अच्छा सर, एक थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन था, बट जैसे कोई ग्रह है चलित कुंडली में अगले हाउस में जा रहा है या पिछले हाउस में जा रहा है, तो हमें हम्म। लग्न कुंडली देखनी है जो चलित में जो ग्रह आगे पीछे जा रहा है उसके इफेक्ट्स भी कंसिडर करने? ये जो चलित वाला है ना कॉन्सेप्ट, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा जब हम केपी करेंगे, ठीक है। हम्म। क्योंकि क्या है ना, देखो प्रोमिस सारे लग्न कुंडली से ही देखना है। फिर जब हम ओके। कन्वर्जन करते हैं ना किसी क्लाइंट के साथ, तब हमें पूछना पड़ेगा, अगर डाउट है कोई 27-28 डिग्री या 1 से 3 डिग्री में कोई प्लेनेट है ना, तो उसको आप ना जो भाव चलित चार्ट में उसकी पोजीशन है ना, वही वही कंसीडर करो जो चलित चार्ट है, कि वो उस घर में ही बैठा है। समझ गए? अगर जी दस सर। बारह डिग्री पे प्लेनेट है तो लग्न कुंडली ही देखो, भले वो फिर चलित में दूसरे हाउस में चला गया। बट लग्न कुंडली में कोई प्लेनेट 27 से 30 डिग्री में है, कोई प्लेनेट 0 से 3 डिग्री में है, और उसका मूवमेंट हो रहा है, तो फिर उस हाउस को भी कंसीडर करना। इसमें ना आपने को थोड़ा वो प्रोएक्टिवली पूछना पड़ेगा क्लाइंट से कि सर आप ये चीज फेस कर रहे हो अभी के टाइम में, क्योंकि कुछ प्रिडिक्शन तो आ जाएंगे ना, अगर फिफ्थ हाउस में जुपिटर है या सिक्स हाउस में मार्स बैठा है, हम्म। तो थोड़े बहुत तो हमें प्रिडिक्शन पता है कि ये चीज हो सकती है इस व्यक्ति के साथ। हम पूछेंगे उसको, अगर नहीं रिलेट कर रहा है तो फिर हमें वो भाव चलित देखना पड़ेगा कि भाई चलित में कहाँ जा रहा है प्लेनेट, वहां पे कोई हरकत हो रही। बट उतना देखो वो करने की जरूरत नहीं, वो आगे अभी बहुत लंबा कोर्स 2-3 साल तक हम हाँ। पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें हम्म समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आप जैसे पढ़ते जाओगे ना, सारी हम्म, चीजें पता चल जाएगी। ठीक है सर। ज्योतिष बहुत बड़ा है अभी। ये अभी तो हम ना बेसिक का भी बेसिक कर रहे हैं। ये हाउस लॉर्ड भले आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छी बात है, बट ये बेसिक का भी बेसिक है। जी सर। ठीक है। और बताओ किसी का कोई सवाल? सर अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड टेंथ हाउस में हो तो आपने बोला कि इंडिकेशन ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा पेंडिंग, तो हम्म। इन ए नॉर्मल सेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वो पढ़ाई करेगा उसी के रिलेटेड वो काम करेगा कभी नहीं करेगा, इन ए मटेरियल। नहीं करेगा। ये राजयोग है, वो पढ़ेगा वो उसके काम में नहीं आएगा कुछ भी। ओके ठीक है। सर, दो तीन और सवाल हैं सर। ये जो आपने बोला अफ्लिक्शन, हाँ, एफ्लिक्शन का मतलब खाली एस्पेक्ट होता है, या मतलब और जो प्लैनेट्स वहां पे जाके बैठते हैं उसका होता है, या वो प्लैनेट्स का वो जो डेबिलिटेशन, एक्स्ट्रा वो सब एग्जॉल्ट वो सब उसको लेके आप एफ्लिक्शन बोलते हो? क्या होता है ये एफ्लिक्शन का कॉन्सेप्ट? क्या होता है? क्या क्या हम्म, इंक्लूड करता है एफ्लिक्शन में? समझाता हूँ। देखो, जब कभी भी कोई हाउस में बैठा है, मान लो मर्क्यूरी आपका
अफ्लिक्शन समझाता हूँ, ठीक है। ये कौन सा है? बेनिफिक प्लेनेट है मर्क्यूरी, इसको बेनिफिक प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है? ये आपका चार्ट है अभी एक समझाने के लिए। सबसे पहला अफ्लिक्शन तो कैसे आता है वो समझ लेते हैं। मर्क्यूरी मान लो आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एक शुभ ग्रह है, ठीक है। अभी ये फोर्थ हाउस में बैठा है। इसका पीछे के घर यहाँ पे और आगे के घर यहाँ पे, अगर कोई नेचुरल मेलेफिक बैठ जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पे मंगल है, मार्स, यहाँ पे आ गया सैटर्न, तो क्या हो गया? ये है ना जो शुभ ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला था, वो अभी अफ्लिक्शन में आ गया। दो गुंडों के बीच में एक अच्छा इंसान फंस गया है। यहाँ मैंने मर्क्यूरी लिया, उस हिसाब से जितने भी बेनिफिक प्लेनेट है, जुपिटर, वीनस, मून, मर्क्यूरी, ठीक है, ये आपको ना रिजल्ट तो अच्छे ही देते हैं, बट आपको अच्छे क्यों नहीं मिलते आप एक बार चेक करो कुंडली में इसके आगे पीछे है। क्योंकि इसको क्या बोलेंगे हम? पाप कर्तर योग। सैंडविच हो गया ना उसका, क्योंकि आप एक बात समझो, मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे आगे के पड़ोसी भी गुंडागर्दी करते हैं, पीछे के पड़ोसी भी गुंडागर्दी करते हैं पड़ोस में। तो मेरे घर का माहौल कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा ना, भले मैं कितना भी अच्छा हूँ, बट जो मैं अपने स्ट्रेंथ से काम करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सैंडविच होगा दो बुरे प्लेनेट के बीच में, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं हम अफ्लिक्शन। दूसरी अफ्लिक्शन कैसे होता है, ये समझ में आ गया इतना? हाँ सर। बट सर अगर एक मतलब शुभ और एक अशुभ दोनों ग्रह हो आगे पीछे तब। किसका बल ज्यादा है ना वो देखना पड़ेगा फिर कुंडली के अंदर हमें, वो मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। ओके अभी ना ओके सर। आप सिंपल समझते जाओ, या आप जितना इसको सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि समझ नहीं सकते, वो भी मैं समझाऊंगा। अभी एक तो वो हो गया पाप कर्तर योग जो समझा है। दूसरा योग क्या है कि मान लो यहाँ पे जुपिटर बैठा है आपके फोर्थ हाउस में, उसके सामने ही सैटर्न बैठा हो, तो क्या होगा? सेवेंथ एस्पेक्ट से वो गुरु को देख रहा है। मार्स फर्स्ट हाउस में है, तो इसका फोर्थ एस्पेक्ट देखो, ये एक दो तीन चार, दो पाप करते यानी दो नैसर्गिक पाप ग्रह ने जुपिटर को देख लिया। तो क्या हो गया ना, इस जुपिटर इनके इन्फ्लुएंस में आ गया। तो अभी ये जुपिटर 100% रिजल्ट देने वाला था, उसकी जगह पे क्या होगा, ये अभी उसका रिजल्ट 50% ही दे पाएगा। तो इसको बोलते हैं अफ्लिक्शन। दूसरा अफ्लिक्शन कब बनता है? आप प्लेनेट की डिग्री चेक करो। हर एक प्लेनेट की डिग्री होती है ना, 0 से लेके 30 डिग्री तक हर एक प्लेनेट होता है। वो समझ लेते हैं, चलो नए लोगों को भी पता चल जाएगा डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जब कोई प्लेनेट 0 से 6 डिग्री के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था, यानी बच्चा है। जब कोई प्लेनेट 60 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में होता है, उसको बोलते हैं जो किशोर अवस्था होती है ना, टीनेज वाला किशोर अवस्था, यानी जस्ट अभी बड़ा हुआ है। 13 डिग्री से 18 डिग्री, ये है पूरा नौजवान, ठीक है, युवावस्था में है। 19 से लेके 24 डिग्री में कोई प्लेनेट है, ये प्लेनेट क्या हुआ है? मैच्योर जो बंदा होता है ना, एक 40-45 साल वाला, मैच्योरिटी की एज। 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो ये हो गया वृद्ध।
तो ये तो देखो, ये ना 25% ही रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि इनमें जान नहीं है। बच्चा और बूढ़ा इतना कुछ काम नहीं कर सकता उनकी लाइफ में। ये है, ये 50% देगा, ये भी 50% देगा, ये आपको 100% देगा रिजल्ट। यानी जो रिजल्ट देने के लिए वो है ना 100%, 13 से 18 डिग्री वाला प्लेनेट। आप मोटा मोटा ये समझो कि कोई भी प्लेनेट अगर 10 डिग्री से लेके 22 डिग्री के बीच में है ना, तो वो उसका ना 100% रिजल्ट देगा। अच्छा है तो अच्छा 100%, बुरा है तो बुरा 100%। अभी अफ्लिक्शन कब आएगा? मान लो जुपिटर आपका बहुत अच्छा लॉर्ड है, यानी केंद्र का लॉर्ड बन रहा है, या तो त्रिकोण का 5th या 9th, क्योंकि उनकी दशा अच्छी जाती है हमेशा। बट ये जुपिटर है 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री के बीच में, तो क्या होगा? आपको रिजल्ट 25% ही मिलेगा आपके राजयोग का, पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ऊपर से अगर ये जुपिटर अफ्लिक्ट हो गया सैटर्न से, मार्स से, राहु से, तो बेड़ा गर्क हुआ है ना फिर। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम? जुपिटर की रेमेडी करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, पोखराज पहनाएंगे, टेम्पल में डोनेशन करेंगे जो जुपिटर की चीज है, चना दाल या फिर हल्दी। ठीक है, आई होप क्लियर कर दिया होगा मैंने अभी। जो समझा है, आप लोगों को पता चल गया होगा डिग्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सर यस। डिग्री डिग्री के कॉन्सेप्ट में एक सवाल ये था कि अगर ये जो 0 से 6 या मतलब जो भी अलग अलग अवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लेनेट के एग्जॉल्टेशन पे क्यों नहीं लागू होता है? जैसे जुपिटर 5 डिग्री पे एग्जॉल्टेड होता है, सन 10 डिग्री पे, शनि 20 डिग्री पे, इनके अलग अलग क्यों होते हैं फिर ये? वो पराशर जी ने लिखे हुए हैं, बट मोटा मोटा यही है। ठीक है, उसमें अच्छा। लॉजिक, हाँ, वो बाय रूल दिए है पराशर जी ने, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकते कि भाई ये प्लेनेट इतने डिग्री में ही उच का होता है। जैसे वीनस का मानो, वीनस हम्म। 12th साइन में उच का होता है, ठीक है, बट कितनी डिग्री पे वो उच का कहलाया जाएगा? 27 डिग्री पे होगा तो 27, वो हाँ। बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन इसके अंदर आती है। बट वो अभी अच्छा। इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अभी आप बेसिक समझो जो मैं समझा रहा हूँ। ओके। अफ्लिक्शन का मैंने समझा दिया कि क्या अफ्लिक्शन है। तो ठीक है, यही तीन तीन एस्पेक्ट होंगे सर अफ्लिक्शन का। हाँ यही तीन होंगे। तो यानी इसमें आपने ये नहीं इंक्लूड किया कि जो एनिमी प्लान एनिमी वो ये में आके बैठे, ऐसा नहीं इंक्लूड होता। नहीं नहीं, समझो अफ्लिक्शन यानी, अफ्लिक्शन किसको बोलते हैं? कोई गुड प्लेनेट है अपनी कुंडली के हिसाब से और वो अफ्लिक्ट हो गया है, बाकी वो तो जनरल रूल है ही ना। कौन से जनरल रूल है? सबसे पहला रूल है कि कोई प्लेनेट अपनी खुद की राशि में बैठा हो, ऑन साइन। ठीक है, तो ये अच्छा ही रिजल्ट देगा, आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा, एक्सोल्टेड साइन में हो और अच्छे घरों में बैठे हो। ठीक है, 6 8 12 को कंसीडर मत करना। अगर एक्सोल्टेड 6 8 12 में है ना, तो फिर उसके रूल अलग है। बट 6 8 12 के अलावा कहीं पे भी प्लेनेट उसके एक्सोल्टेड साइन में है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। या तो फिर उसके मित्र की राशि में यानी फ्रेंडली साइन में हो, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट 60 40% होगा, मिक्स होगा। बट उतना परेशान नहीं करेगा जितना प्लेनेट उसके दुश्मन की राशि में होता है। ये तो बेसिक नियम है, इसको अफ्लिक्शन नहीं, ये रूल है। अफ्लिक्शन कब होता है? जब कोई अच्छा प्लेनेट है आपकी कुंडली का और वो अफ्लिक्टेड हो गया है। वो अफ्लिक्ट कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ओके सर। अभी किसी का और क्वेश्चन है या तो फिर कोई मजेदार चीज और सर सिखाऊं है, आप लोगों को? हाँ बस एक बोलो छोटा बोलो, सा क्वेश्चन है सर। पूछो जैसे कोई पूछो। प्लेनेट 0 डिग्री पे भी और एग्जॉल्टेड भी है, फिर क्या समझेंगे उसको? उसको मजबूत करो, अगर अच्छे घर का है तो ओके। उसका जेमस्टोन पहनो। सबसे बढ़िया रेमेडी जेमस्टोन है, तुरंत इफेक्ट देती है। ठीक। अच्छे घर का स्वामी होना चाहिए बस। ठीक है, जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन?
सर मुझे 5-6 क्वेश्चन है, लेकिन वो पिछले क्लासेस को रिलेट करके है। आप अपना बात बता दीजिए, उसके एक बाद काम में। करेंगे, सुनो, ये जो आपके क्वेश्चन है ना, उसके लिए एक मैं काम करता हूँ, अभी कल का जो सेशन है ना, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हमने 5 हाउसेस कवर करे ना, कल का सेशन पूरे आपके जो डाउट्स है ना उसके ऊपर ही रखते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके। जितने भी नए लोग हैं, और एक दो नई चीज भी सिखाऊंगा मैं आपको उसमें, तो ज्वाइन तो सबको करना है, ठीक है? कोई ऐसा मत करना कि सर हमने तो देखा है, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल सेट कर दिया। ठीक है, बताओ, और किसी का कोई आज के टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आपने बोला कि फिफ्थ मतलब कोई भी लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आकर के उसका क्या रहता है, बट अगर फिफ्थ हाउस में कोई है ही नहीं, मतलब प्लैनेट ही नहीं है, तो इन दैट केस फिर जो उस पे एस्पेक्ट मारेगा उसके हिसाब से करेंगे कैलकुलेशन। हाँ, जो हमने फर्स्ट क्लास में रूल डिस्कस किए थे ना, सबसे पहला रूल कौन सा है कि कौन सा हाउस लॉर्ड आके बैठा है फिफ्थ हाउस में, ठीक है? ठीक है। हम्म। अगर वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है तो दूसरा क्या देखोगे कि उस घर को कौन कौन सा प्लेनेट देख रहा है, और वो किस हाउस का लॉर्ड है, ठीक है? ठीक है। फिर वो चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट में हम्म। वो तो है ही है कि फिफ्थ हाउस लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, वो देख लो, उस घर के साथ वो उसके रिलेशन बन गए फिर। समझ गए? तो ये तीन। सेवन पे जाकर के बैठा है, तो फिर जैसे आपने बोला था कि ये मतलब काइंड ऑफ अपनी पसंद का शादी वाला योग बनता है, क्योंकि कौन हालांकि सा? आपने बोला था सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में बोला था आपने। वो बट लव अगर मैरिज का। लव मैरिज का, तो बट अगर हम्म। फिफ्थ लॉर्ड खाली है तो बट फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में है, तो फिर वैसे वर्षा सेम चीज वही, ही हाँ होगी ना। वही वही, क्योंकि प्रेम और विवाह जुड़ गए ना, समझो। सेवेंथ हाउस शादी है, फिफ्थ हाउस प्यार है। ओके ओके ओके। और सर दूसरा एक चीज और, जैसे मतलब फिफ्थ हाउस खाली है, बट इलेवेंथ का वहां पे एस्पेक्ट आ रहा है, और इलेवेंथ पे जो है सपोज सैटर्न बैठा हुआ है, और सैटर्न जो है आपका सेकंड का लॉर्ड है, तो फिर वो अगेन क्या ये धन योग की तरह ट्रीट धनी हो गया, करेंगे। धनी हो गया, तो धनी फिर हो वो गया। फिर उसने मतलब सेकंड और फिफ्थ का कनेक्शन बिठा दिया ना, बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट। ये धनी हो गया, बट संघर्ष करने के बाद धन प्राप्ति होगी, क्योंकि सैटर्न उसके, देखो बेसिक तो वो सैटर्न के लिए ना, आप ये समझ लो, गीता का वो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही करना है, एक्सपेक्टेशन जीरो। बहुत देगा, बहुत देगा, अगर इस रूल के साथ आप चलोगे ना, तो सैटर्न जितना कोई प्लेनेट नहीं देता। बट आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ चलोगे ना, मैंने इतना हार्डवर्क किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया, अब मुझे लाइफ में मिलना चाहिए, जब तक ये डिजायर है तब तक फुलफिल नहीं होगी, ठीक है? राइट सर, ठीक है सर। अभी किसी का और कोई क्वेश्चन? एक सर, ये ऐप से रिलेटेड है। ये जो एस्ट्रोसेज ऐप होती है जिसमें कुंडली देखते हैं, इनमें दशा के जो नीचे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सर मतलब किस बिहार, मतलब ये कैसे बना के देते हैं? डिस्क्रिप्शन यानी जो हाँ प्रिडिक्शन जी, हाँ देते हैं जी। वो हाँ 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 सर। मत कंसीडर करो, वो ना सॉफ्टवेयर जनरेटेड होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें, वो उस पे आप रिलाई मत करो, ठीक है? जी जी। तो खुद पढ़ो, जेनरिक ही होता है सर, मेरे को लगता है वो वो हर जेनरिक मतलब होता है। एक उन्होंने लूप टाइप का होता है, वो हर 11वें 12वें बंदे का सेम प्रिडिक्शन आता है उसमें। हाँ, वैसे अभी देखो, इसके ऊपर से ना एक मस्त टॉपिक मैं आज आपको सिखाता हूँ। लोग नहीं, हर साल वो चेंज होता है, तो मेरा साल कैसे जाएगा? जी इंटरेस्ट है पढ़ने में आज वो, कि आपका 2026 कैसा जाएगा? जी सर। चलो, वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वो पहले समझाता हूँ, और इसको क्या बोलते हैं वो बताता हूँ फिर। सबको अपना अपना चार्ट देखना होगा इसके अंदर, ठीक है? कुछ रूल्स है, वो मैं समझाता हूँ इसमें, एक सेकंड है। देखो, ये अपनी कुंडली है, ठीक है? पहले तो साल कौन सा हमें चेक करना है, 2026 कैसा जाएगा। इसमें आप ना माइनस करो आपका बर्थ ईयर, ठीक है? बर्थ ईयर, मान लो किसी का बर्थ 1985 में हुआ है, तो रिमाइंडर क्या आया? एक, यानी 15 और
26 और जोड़ लो, कितना हुआ? 41 ईयर्स। ठीक है, पहले 2026 जो साल देखना है उससे आपका बर्थ ईयर माइनस करना है, फिर इसमें आपको ना ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एसेंडेंट में जो राशि बनी है, एसेंडेंट यानी आपके जो फर्स्ट हाउस में राशि बनी है ना, मान लो यहाँ पे मैं कर्क लग्न लेता हूँ, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपका जो आपका हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट हाउस में 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, तो आपको फर्स्ट हाउस में जो नंबर है ना वो लिखना है, ऐड करना है। पहला स्टेप तो आप समझ गए, स्टेप 1, कि आपको आपका बर्थ ईयर माइनस करना है 2026 में से। दूसरा स्टेप 2 क्या है? आपको ऐड करना है आपके फर्स्ट हाउस में जो साइन है, यहाँ पे 4 है, तो टोटल कितना आ गया? 45। ठीक है, अभी आपको जो स्टेप 3 फॉलो करना है वो है, अपनी राशियां कितनी है? 12। तो स्टेप 3 में ये आएगा कि आपका जो ये 45 रिमाइंडर आया है उसको आपको 12 से भाग देना है। तो करेंगे ऐसा, तो 12 3 36, कितना आ गया रिमाइंडर? 11। समझ गए? 11 आया यहाँ पे? नहीं, 11 नहीं आएगा, 9 आएगा शायद इसमें से। 9 आएगा सर, 9। हाँ, 9 आएगा। 9 बज गया आपका रिमाइंडर। अभी फिर से मैं आपको ये समझा देता हूँ एक बार, और बार बार ना ये देख भी लेना। तो हर साल ना किसी वो ज्योतिषी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा साल कैसा जाएगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो ईयर है, यानी आने वाला है 2026, उसमें से आपका माइनस करो बर्थ ईयर, ये हो गया। उसके बाद जो वैल्यू आई, लेट सपोज यहाँ पे 41 आई, अभी इसमें आपको ऐड करना है आपका फर्स्ट हाउस में जो राशि बनी है। ठीक है, फर्स्ट हाउस राशि नंबर, तो क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ ए में 4 था तो 45 आ गया। अभी इस 45 को ना अपनी जितनी राशियां हैं, 12 राशियां, उससे डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर आएगा 9। अभी आपको ये चेक करना है कि आपके चार्ट में 9 नंबर कहाँ पे है। इस चार्ट में 9 नंबर कहाँ पे है? 6 हाउस में आ रहा है, देखो। ठीक है, यहां तक समझ गए सब? यस, नो? यस। ये जो 9 है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? एस्ट्रोलॉजी में टर्म है मुंठा कैलकुलेशन। मुंठा को कैलकुलेट करना बोलते हैं इसको। अभी इस वर्ड पे मत जाना, वो ठीक है, वो इन लोगों ने रखा हुआ है, बट प्रोसेस आप समझ लो। तो यहाँ पे हाँ। 9 नंबर आया। ठीक है, अभी इसका करना क्या है वो समझ लेते हैं। आपका मुंठा यहाँ पे 9 नंबर यानी 6 हाउस में आया है इस चार्ट के अंदर। कोई कुछ बोल रहा था बीच में, बताओ, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ सर, वो याद आ गया, वो जैसे मुंटा एट्थ होता है तो फिर गड़बड़ हाँ, बोलता है उसको, ये सब करके वो वैसा रहता पता था कैसे निकलता है मुंठा? है। कि नहीं, ये आज ही नहीं पता पता था चला? सर। ये नहीं पता था सर, आज ही पता लगा। बस ये था कि वो मुंटा में अगर 8वें में आ जाए तो खराब दिखाता है कि मुंटा नंबर 8 है इस बार, तो ये होगा वो होगा। तो पैसे वसूल हुए आपके एस्ट्रोलॉजी की जो आपने फी पेड करी है मुझे? गोपाल सर सर मेरे मैंने को थोड़ा सा। मेरी तो ड्यू है सर, मेरा मैसेज, मैं आपका मैसेज मैंने आज अच्छा। देखा है। जो बहुत है, परेशान था मैं इतने दिन नहीं से नहीं, ना, कोई मेरा बात एक्चुअली लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आपको बताया कोई था, बात तो अभी नहीं, उसी में कोई बात नहीं, कोई आज बात नहीं, मौका मिला। तो क्लास भी मेरी छूट गई है सर सारी ना, पीछे की देख लेना। हाउसेस वाली हम में कर ही नहीं पाया। सर। कार्तिक कुछ पूछ रहा था। जी सर। सर थोड़ा कैलकुलेशन में एक बार करेक्शन करवानी है मेरे को। बट आपने ये फर्स्ट किसी स्टेप ने बोला कुछ, नहीं नहीं, ये हितेंद्र सर आपने कुछ प्रेजेंट किया यार, आप उसको वो कर दो। हाँ चलो, हो गया। क्या हुआ कैलकुलेशन में, क्या है? है। जी, आपने फर्स्ट स्टेप बोला सर कि 2026 में से अपना बर्थ ईयर डिडक्ट करके जो नंबर आए हाँ, उसमें अपना फर्स्ट हाउस में जो राशि नंबर है उसको ऐड करना है, करेक्ट। और उसको फिर आपको 12 से डिवाइड करना है। करेक्ट। तो सर ये तो कुछ पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ, तो जो पॉइंट्स में आ रहा है ना, समझो कोई आ गया 4.25, ठीक है, तो आप जी 4 कंसीडर करो। कोई ठीक आ है। गया 4.60, तो फिर 5 जी कंसीडर करो। ठीक है, समझ गए? सर रिमाइंडर 0 आए तो क्या करें?
वेरी गुड क्वेश्चन। मैं वही सोच रहा था किसी ने पूछा क्यों नहीं। जब जीरो आता है ना, आपको 12 नंबर की राशि देखनी है आपकी चार्ट के अंदर। डन। ओके। सर जैसे 3.66 है तो इसमें क्या कंसीडर 4 करेंगी? हाँ, ठीक सर। अभी आगे मुझे समझाने दो। मुंठा तक तो पहुंच गए, बट कैसा जाएगा कैसे पता चलेगा, जी रुको जी अभी जी। मैं समझाता हूँ। सुनो अभी, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसके लिए फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। मुंठा जब भी आपके 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, 5th हाउस, कौन कौन से हाउस हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, इन हाउसेस में आता है आपका साल अच्छा जाएगा। कुछ रेमेडी करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आ रहा है कहीं पे 4th हाउस में आ रहा है, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, तो ये नॉट सो गुड। अभी यहाँ पे आपको रेमेडी की आवश्यकता है। रेमेडी क्या करेंगे हम? जो राशि बनी है वहां पे, मान लो आपका मुंठा आ रहा है 4th हाउस में, तो लग्न चार्ट में 4th हाउस में यहाँ पे 7 नंबर है, तो क्या करेंगे हम? डोनेशन रिलेटेड टू वीनस। इसका लॉर्ड कौन है? वीनस है ना। नाइस। उसी हिसाब से 12th हाउस में आ रहा है डोनेशन रिलेटेड टू मर्क्यूरी। समझ गए बहुत बढ़िया सर, भी? बहुत और बढ़िया। आप और मान लो कुछ? अगर 6th हाउस में आ रहा है तो डोनेशन रिलेटेड टू जुपिटर हो जाएगा, है? अगर 6 आ रहा है हाँ तो। हाँ, और वो फिर देखो जी 6th हाउस में आ रहा है तो आप जो संस्थाएं सेवा कार्यों में होती है वहां पे डोनेशन कर सकते हो। 8th हाउस में आ रहा है हम्म। मुंठा, तो आप जो अपने शमशान होते हैं ना, शमशान घाट, वहां पे जो चौकीदारी करते हैं वहां पे शमशान में जाके कुछ कर सकते हो, उनको डोनेशन दे सकते हो। हम्म। 12th हाउस में आ सकता है। ये सर कैलेंडर ईयर से देखते हैं या बर्थ ईयर, मतलब जो वर्षफल होता है उससे? मान लीजिए किसी का जन्मदिन आज है, तो वो जन्मदिन वाले उससे देखेगा, या वैसे जो नेचुरली ईयर लोग ये प्रिडिक्शंस बोलते हैं कि ये साल कैसा जाएगा उससे देखते हैं? आप अभी ना वापिस वो रिकॉर्डिंग देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने, एक बार समझ लेना, हम्म। फिर भी डाउट है तो फिर कल पूछ लेना। आ, अच्छा। 2026 में से सिंपल है, माइनस करना है आपका हाँ बर्थ वो तो ईयर। आपने बता दिया, नहीं नहीं बस वो नहीं ये, मैं कह रहा, वो आपका कैलकुलेशन समझ गया। नहीं, जैसे आपको कई लोग एक आपको वर्षफल नहीं देखना है भैया, जो मैंने समझा है वही सिर्फ देखो सिंपल क्या ईयर है। वही वाला। हाँ, हाँ तो वही वर्षफल सर। क्या और करेंगे एक आप? एक एक छोटा सा और क्रिटिकल क्वेश्चन है सर, जैसे जो वर्षफल जस्ट वर्षफल को रिलेटेड है। जैसे वर्षफल ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ टाइम पहले एक्टिवेट हो जाता है? मतलब जैसे किसी का मान लो आज जन्मदिन है, तो आने से कुछ टाइम पहले ऐसा होता है क्या सर? लोग बोलते हैं कि कितने दिन पहले आपका सर, नया वर्षफल जो नहीं। हम वर्षफल जब पढ़ेंगे ना तब ये चीज पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक। सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना। हमें पता है, आपको हम्म। पता है, बट यहाँ पे ऐसे भी व्यक्ति है जिनको अभी हाउस लोड नहीं पता थे, राशि नहीं पता थी। ठीक बात है, सबको ठीक बात। अलाइन रख के चले तो ज्यादा बेटर है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ठीक बात। अभी जो मैंने मुंठा कैलकुलेशन समझा है ना, आपने मुझे भी हम्म। अटका दिया। मैं कुछ आगे बताने जा रहा था, तो ना थोड़ा अच्छा। आप इतने उसमें मत आ जाओ, क्योंकि अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें है जो आपको जाननी नहीं है। हम्म। आप जानोगे तो आप अप्रिशिएट करोगे चीजों को, क्योंकि क्या अच्छा। अधूरा रह जाएगा फिर कॉन्सेप्ट। ठीक बात है। अभी ये अच्छे हाउसेस है, इसके अलावा जहां मुंठा आ रहा है गलत हाउसेस है, तो फिर आपको हाउस लॉर्ड में जो जो हाउस में आ रहा है उस हाउस लॉर्ड को देखो, उस हाउस लॉर्ड की रेमेडी करो। 6th हाउस में है तो सेवा का कार्य जो करती है संस्था है वहां पे जाके उसका डोनेशन करो। 8th हाउस में आ रहा है तो 8th हाउस रिलेटेड क्या है, तो शमशान है, तो वहां पे जो व्यक्ति शमशान पे काम करता है ना उनको कुछ दो, यहाँ पे हॉस्पिटल में कुछ दो, ठीक है। तो ये साल आपका बैलेंस जाएगा। अभी मैं क्लास एंड करूँ? काफी टाइम हो गया है आज। बिल्कुल सर बिल्कुल। और किसी को कुछ हो तो बता दो। सर ये अभी मुंडा बस, रिलेटेड सर 8th हाउस में अगर जुपिटर का आएगा तो हॉस्पिटल में करने से हो जाएगा या जुपिटर रिलेटेड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, समझा नहीं मैं। 8th हाउस यानी मुंठा आपका 8th हाउस में आ रहा है, हाँ ठीक है, जी, वहां पे हाँ राशि जी, कौन सी बनी है? जुपिटर की पाइसेस। जुपिटर। हाँ, स्पाइसिस बने हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो?
जो 8th हाउस है ना, देखो 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस ना, 8th हाउस से शमशान देखा जाता है, ठीक है, हाँ। जहाँ लोग की अंतिम क्रिया होती है। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे वो शमशान को संभालने वाले लोग रहते हैं, वहां पे कोई फैमिली रहता होगा ऐसा, ओके। समझ गए? तो वहां ओके। पे ना आप चने की दाल उनको दे सकते हो ओके। एज अ डोनेशन, हम्म। ठीक है, या तो हल्दी दे सकते हो। और अगर ओके। कुछ समझ नहीं आता है ना, तो टेम्पल में जाके दे दो, खत्म करो कहानी, ठीक है। ओके सर। ओके। और कुछ? नो सर। चलो अभी वर्ष फल की ने बात की, उनको बता देता हूँ, बाकी मैं डिटेल में समझाऊंगा। बट ये ना बड़ा कॉन्सेप्ट है, रहना तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। कल कल मुझे याद दिलाना, ये वर्षफल वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं वो कल जो अपन ये एड ऑन टॉपिक लेते हैं ना, उसमें मैं क्लियर करूंगा। इज इट ओके? ठीक है? यस ठीक है सर। कि यस नहीं? सर। यस सर। तो समझ गए मुंठा, कैसा है कैसा नहीं, साल कैसा यस जाएगा? सर। ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि जो नए लोग हैं ना, उनके लिए एक आध क्लासेस बेसिक वाला ले लूं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। उसमें ये मैं यस सर। समझाऊंगा बेसिक जो चीज है, तो ज्यादा आइडिया आएगा उनको। बाकी कल का क्लास हम वो हाउस लॉर्ड ही पढ़ेंगे, देखते हैं कि कितना आगे पढ़ते हैं। बाकी ये वर्षफल वाला जो कॉन्सेप्ट है, अंकुर जी ने बताया वो, कल उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्षफल कैसे देखते हैं, ठीक है। ठीक सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम। यस।